Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, The Earth as a Planet. बेटा ये चैप्टर आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत इजी। क्यों इजी होने वाला है? क्योंकि इस चैप्टर में जो कंटेंट गिवन है उसका मैक्सिमम पार्ट आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। आपको बहुत कुछ पता है। बहुत कम या बहुत थोड़ा पार्ट इस चैप्टर में ऐसा होगा जो आप जानते नहीं होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आपने वर्ड कायनात तो सुना होगा ना। शाहरुख खान की एक मूवी का फेमस डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपको वो दिलाने की कोशिश करता है। मतलब जो वर्ड यूनिवर्स है वो कॉमन ही है ना। हम लोग अपनी बोलचाल में उसको यूज कर लेते हैं। तो क्या मतलब होता है इस टर्म यूनिवर्स का? इसका मतलब होता है हर वो चीज जो स्पेस में एग्जिस्ट करती है वो किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक हुई बात। अब हमारे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका बिलीव है, उनका मानना ये है कि यूनिवर्स कैसे बना? ड्यू टू बिग बैंग, जो आज से 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। बिलियन की बात कर रहे हैं हम। आज से 20 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ? बिग बैंग हुआ, एक बड़ा सा धमाका हुआ जिससे बना हमारा यूनिवर्स। ठीक है, ऐसे माना जाता था कि पहले सब कुछ एक बॉल की तरह था, ह्यूज बॉल ऑफ फायर, बर्निंग बॉल ऑफ फायर। और इस बॉल में जब एक्सप्लोजन हुआ, मतलब जिसे बिग बैंग के नाम से जानते हैं, उसके बाद बना हमारा यूनिवर्स। तो अब आपको समझ में आया यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कब हुआ? यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ बिग बैंग से। कब हुआ? आज से 20 बिलियन ईयर्स अगो। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। अब एक यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। और बहुत सारी मतलब यहाँ पर नंबर नहीं दिया है, काउंटलेस बोला है। तो इसलिए हम भी क्या करें, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। अब गैलेक्सी क्या होती है? क्लस्टर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। क्लस्टर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज कॉल्ड गैलेक्सी। और हर गैलेक्सी जो यूनिवर्स में है उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ईच गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी, ये रहा बहुत बड़ा सा यूनिवर्स और उसमें रही हैं बहुत सारी गैलेक्सीज। और हर गैलेक्सीज में होते हैं बिलियंस ऑफ स्टार। इस अकेली गैलेक्सी में क्या होंगे? बिलियंस ऑफ स्टार। तो सबसे बड़ी यूनिट हो गई यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर आती हैं गैलेक्सीज। गैलेक्सीज काउंटलेस है। गैलेक्सीज क्या है? क्लस्टर ऑफ स्टार है। हर गैलेक्सी जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। थोड़ा सोच के पढ़ना बेटा। बड़ी यूनिट यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर आती है गैलेक्सी। गैलेक्सीज बहुत सारी हैं और हर एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार हैं। हमारा जो सन है वो भी क्या है बेटा? एक स्टार है। ठीक है, पर हम इसे सन कहते हैं क्योंकि ये हमारे सबसे पास वाला स्टार है। ठीक है बात। तो हमारा जो सन है वो भी स्टार है। ठीक है, और हम हमारी अर्थ से एक बार में 6,000 स्टार्स को देख सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना हम स्टार को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये बात कुछ हद तक सही भी है, पर हम एक बार में लगभग 6,000 सितारे, स्टार्स अपने आसमान में देख सकते हैं। सन भी क्या है? एक स्टार है। और ये सब एक गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं। मतलब हमारी अपनी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और आकाश गंगा, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। आई बात समझ में? तो हम किस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? आकाश गंगा। अब हम पढ़ेंगे हमारे सोलार सिस्टम को। तो जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बहुत बड़े होते हैं साइज में। और ये हॉट गैसेस से बने होते हैं। इनकी अपनी लाइट होती है। ये हॉट गैसेस से बने होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, पर हमें ये स्मॉल दिखाई पड़ते हैं। क्यों? 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 क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। जो सन है वो हमें कंपैरेटिवली बिगर दिखता है। क्यों दिखता है भाई? क्योंकि वो अर्थ के बहुत पास है। तो जो सन है और जो उसकी पूरी फैमिली है उन्हें हम क्या कहते हैं? सोलार सिस्टम। सन हैज अ फैमिली विच इज कॉल्ड सोलार सिस्टम। अब मेन मेंबर्स कौन है सोलार सिस्टम के? तो पहले तो प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। फिर सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे जो प्लैनेट हैं उनके अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं। एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटियोर्स हैं और ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं।
ठीक हुई बात। ऑल द मेंबर्स ऑफ सोलार फैमिली स्टे टुगेदर, जितनी भी मेंबर हैं सोलार सिस्टम में वो साथ में रहते हैं, और उन्हें साथ में रखने का काम कौन करती है? सन की ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब पता है ना, गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पर सन की ग्रेविटी एक स्ट्रॉन्ग पुल की तरह काम करती है, वो सारे प्लैनेट्स को, एस्टेरॉइड्स को, मीटरॉइड्स को एक प्रॉपर प्लेस में बांधे रखती है। आई बात समझ में? तो हमारा जो सोलार सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, और ये सब एक साथ में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ सन्स ग्रेविटी। सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इन्हें आपस में बांधे रख रहा है। अब हम पढ़ेंगे द सन एज ए स्टार। जो सन है वो लार्जेस्ट मेंबर है हमारी सोलार फैमिली का, हमारे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा मेंबर है सन। ये क्या है? ये ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस है, गर्म गैसेस की बहुत बड़ी बॉल है। जो डायमीटर है सन का वो लगभग कितना है? 1,392,000 किलोमीटर। ठीक है बात, 1,392,000 किलोमीटर, which is 109 times greater than the diameter of Earth. अर्थ का जो डायमीटर है उससे 109 टाइम्स ज़्यादा डायमीटर किसका है बेटा? हमारे सन का है। वो कितना है? 1,392,000 किलोमीटर। ठीक है बात। जो सन है वो 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर है अर्थ से। सन अर्थ से कितना बड़ा है? 1.3 मिलियन टाइम्स। जरा सोच के समझ के पढ़ना चीजों को। जो अर्थ है, अर्थ से सन कितना बड़ा है? तो 1.3 मिलियन टाइम्स। क्लियर हुई बात? और डायमीटर कितना है? अर्थ के डायमीटर से 109 टाइम्स ग्रेटर देन डायमीटर है किसका? सन का। इट इज लोकेटेड एट एन एवरेज डिस्टेंस, ये हमसे 148 मिलियन किलोमीटर दूर है। आप अप्रोक्सीमेट ऐसा कह सकते हो कि लगभग ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, पर एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 148 मिलियन किलोमीटर ये अर्थ से दूर है। ठीक है बात। इट्स मीन्स, और अर्थ के लिए मेन सोर्स ऑफ हीट और लाइट कौन ही है? सन ही है। सन ही वो स्टार है जो अर्थ के लिए मेन सोर्स ऑफ लाइट, मेन सोर्स ऑफ हीट है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अब बेटा जो लाइट है सन की वो हम तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? तो लेती है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में जो सूरज की रोशनी है वो हम तक पहुंच जाती है, और वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? 1 10 100,000 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इस स्पीड से वो हम तक कितने मिनट में पहुंच रही है? 8 मिनट 20 सेकेंड में। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स को। तो जो प्लैनेट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं सोलार सिस्टम के। हमारे सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अगर हम इनके डिस्टेंस से देखें कि भाई सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनकी रैंकिंग क्या है, तो पहले सबसे पास में मर्करी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। और ये तो आपको पता ही होगा, पता ही होगा यार। और लास्ट में आता है हमारा नेपच्यून। जितने भी प्लैनेट होते हैं वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं ना। किस पे रोटेट करता है? अपनी एक्सिस, AXIS, धुरी। मतलब जब आपने भौरा चलाया होगा, भौरा बोले तो क्या बोलते हैं उसको बेटा? अरे यार, तो वो आप लोगों ने स्पिनर चलाया होगा ना, या बचपन में इस तरीके का जो एक इंस्ट्रूमेंट आता था भौरा, वो चलाया होगा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मुझे नहीं पता, स्पिनर ही बोलते हैं शायद। तो एक्सिस पे सारे प्लैनेट्स अपनी घूमते हैं। यहाँ आई आना चाहिए था। एक्सिस पे घूमते हैं और सन के रिवॉल्व भी मूव चक्कर लगाते हैं। ठीक हुई बात। तो हर प्लैनेट ऐसे 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 भी घूमता है और सूरज के चारों तरफ भी घूमता है। आगे बात समझ में? गोल गोल घूमते हुए वो सन के चारों तरफ भी घूमता है। चलो, तो ऑल द प्लैनेट्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस, also revolve around the sun from
वेस्ट टू ईस्ट, और किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। द पाथ ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज फिक्स्ड, और ये फिक्स्ड पाथ पर ही घूमते हैं, ऐसे नहीं कि घूमते घूमते एक दूसरे से टकरा जाए, ऐसा नहीं होता बेटा। तो इन सब का जो पाथ होता है वो फिक्स होता है, और ये उसी फिक्स्ड पाथ पर मूव करते हैं, क्योंकि अगर फिक्स्ड पाथ नहीं होगा तो ये इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा जाएंगे और लाइफ खत्म। द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज फिक्स्ड इज कॉल्ड ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट हैं मर्करी और वीनस को छोड़ के सबके पास अपने अपने प्लैनेट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं मून्स। हमारी अर्थ के पास भी एक मून है, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास बहुत सारे मून्स हैं। तो सारे प्लैनेट, सिर्फ 2 प्लैनेट को छोड़ दो, मर्करी और वीनस, सबके पास मून है, ठीक है। तो ऑल प्लैनेट एक्सेप्ट मर्करी एंड वीनस हैव सैटेलाइट्स। द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती, पर वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा, द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर जनरली प्लेस्ड इन द फॉलोइंग 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में हमने प्लैनेट्स को डिवाइड कर दिया है। एक होते हैं इनर प्लैनेट्स, दूसरे होते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स के अंदर आएंगे मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ की तरह ही है। तो इनर प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट्स आएंगे? मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये जो प्लैनेट्स हैं इनका नाम हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट रखा है। क्यों रखा है भाई? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ की तरह ही है। आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो इनके अंदर आएंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इन्हें जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो जुपिटर की तरह ही है। ये गैसियस ओरिजिन के हैं, ठीक है बात। इनर प्लैनेट्स का नाम अर्थ को देखते हुए रखा गया है, और आउटर प्लैनेट्स का नाम जुपिटर को देखते हुए रखा गया है। इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल और आउटर को हम जोवियन के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है। बेटा ये तो सबको पता होगा भाई। चलो, अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो अर्थ जो है वो 3rd प्लैनेट है फ्रॉम द सन। मर्करी, वीनस, अर्थ। मर्करी, वीनस और उसके बाद आता है अर्थ, तो 3rd प्लैनेट है। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इज कॉल्ड लिविंग प्लैनेट। ये 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये इकलौता एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, इसलिए इसे लिविंग प्लैनेट कहते हैं। ये होम है ह्यूमन काइंड का। द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, और इसकी जो यूनिकनेस है वो किस किस वजह से है, ये किन रीजंस की वजह से हम अर्थ को यूनिक कहते हैं, हम वो पढ़ेंगे। अर्थ वीनस और मार्स के बीच में है। अर्थ किस किस के बीच में? वीनस और मार्स। जो अर्थ है वो लोकेटेड है एक एवरेज डिस्टेंस पे, और वो एवरेज डिस्टेंस कितना है? 148 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम सन। हम सन से एक एवरेज डिस्टेंस पे हैं, जो डिस्टेंस हम बोल सकते हैं 148 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। ये ऑप्टिमम लोकेशन है सोलर सिस्टम की। ऑप्टिमम क्यों है? क्योंकि अगर आप इस जगह हैं तो आप ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, इसीलिए इसको ऑप्टिमम बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और पास होते तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती, थोड़ा और दूर होते तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हमने इसे किसका नाम दिया है? ऑप्टिमम लोकेशन का, ठीक है बात। एमंग द अदर 7 प्लैनेट्स, इसके अलावा जितने भी प्लैनेट है, जो 7 बचे हुए प्लैनेट हैं, जो सन के पास में बेटा वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जो सन से दूर है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी लाइफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं तो भी लाइफ नहीं है। आई समझ में? जो एवरेज टेम्परेचर है उस साइड का जो सन को फेस कर रही होती है, हम एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है बात। मैक्सिमम या मिनिमम की नहीं बात करें, क्योंकि मैक्सिमम तो कई बार ये 50 डिग्री तक भी पहुंचता है, ठीक है। हम एवरेज की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर जो होता है उस साइड का जो सन को फेस करती है, सपोज करो यहाँ सन है और अर्थ की ये साइड जो सन को फेस कर रही है, इसका एवरेज कितना बोला है इन्होंने कि 17 डिग्री होता है। इन कंपैरिजन द डे टेम्परेचर एट मरकरी, मरकरी का दिन का टेम्परेचर 400 डिग्री तक पहुंचता है। समझ में आई बात? बाप रे। हमारे अर्थ का वो साइड जो सन को फेस कर रहा होता है उसका एवरेज टेम्परेचर बेटा 17 डिग्री होता है, वहीं मरकरी जो नियरेस्ट है उसका 400 डिग्री होता है। और अगर मार्स की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर की रेंज ये होती है, ठीक है बात।
अगर माइनर चेंज भी आ जाता अर्थ के डिस्टेंस में, मतलब सूरज से ये जितने डिस्टेंस पे है उसमें थोड़ा बहुत माइनर भी चेंज आ जाता ना, या थोड़ा सा पास हो जाती, या थोड़ा सा दूर हो जाती, तो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बढ़ जाती। या तो हम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते, या तो हम बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते, और फिर सर्वाइवल लिविंग ऑर्गेनिज्म का पॉसिबल नहीं होता। हम यहाँ देख रहे हैं कि मार्स हमसे थोड़ा सा पीछे है, तो -140 तक टेम्परेचर जा रहा है। एक मरकरी जो हमसे आगे है, 400 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो भाई अच्छा है कि हम एक ऑप्टिमम लोकेशन पे हैं। इससे माइनर चेंज, थोड़ा बहुत कम चेंज भी आता तो भी या तो हम टू कोल्ड हो जाते या टू हॉट हो जाते, और उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। अच्छा, दूसरी बात, लाइफ अगर एग्जिस्ट कर रही है अर्थ के ऊपर तो क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। ये जो तीन डोमेन हैं, ये 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो नैरो जोन जिनमें ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, जैसे ये रहा वाटर, ये रहा लैंड और ये रहा एयर, तो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इस नैरो जोन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, और यहीं पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। कितना भी पानी है हमारे किसी मतलब का नहीं, कितनी भी हवा है हमारे किसी मतलब की नहीं, ज़मीन हमारे मतलब की नहीं, हमारे मतलब का सिर्फ उतना सा एरिया है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों कांटेक्ट में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड बायो। नेक्स्ट, तो बेटा अर्थ के ऊपर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन होता है, ग्रोथ होता है, वो अपनी लाइफ में सरवाइव कर पा रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर जो सन की लाइट या जो सन की हीट हमें मिल रही है, द हीट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन, सन से जो हीट एनर्जी हमें मिल रही है जिसे हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन। अब मैं इतना बड़ा बोलूँ, हीट एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन और इंसुलेशन फ्रॉम द सन, तो ये ज़्यादा इजी होगा, तो आप समझ लो कि वो हीट एनर्जी जो हमें रिसीव होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन। अगर इस इंसुलेशन को हम 10% से बढ़ा दें या 10% से कम कर दें, 10% से बढ़ाने में भी लाइफ यहाँ पर रह नहीं पाएगी, 10% से कम भी कर देंगे तो लाइफ यहाँ पर रह नहीं पाएगी। तो सोचो हम कितने ऑप्टिमम एरिया में हैं। फिर से ध्यान से सुनना, अगर इस इंसुलेशन को हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें 10% से, देन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ वुड बिकम अनसुटेबल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इतना ही करने में हमारी अर्थ के एक बहुत बड़े पार्ट में लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। क्या बात आई समझ में? चलो, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है अपनी खुद की एक्सिस पे, यूं 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 घूमती रहती है, तो जो पार्ट है अर्थ का जो सन को फेस करता है उसे मिलती है हीट ड्यू टू इंसुलेशन, और जो पार्ट है अर्थ का जो सन से दूर रहता है वो कंटिन्यूसली लॉस करता है हीट का ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन टुवर्ड्स द आउटर एटमॉस्फेयर। तो फिर से ध्यान से सुनो इस बात को, जैसे ये रहा सन और ये रहा हमारे अर्थ का वो पार्ट जो सन के को फेस कर रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली हीट मिलेगी और इस पार्ट से कंटिन्यूसली हीट बाहर की तरफ जाएगी। भाई बात समझ में? और इस हीट के आने और जाने की वजह से जो टेम्परेचर होता है डे और नाइट का, वो टॉलरेबल लिमिट्स में बना रहता है। आई बात समझ में? फिर से सुनो, क्योंकि अर्थ का रोटेशन कंटिन्यू होता रहे, तो अर्थ जो है जो अपनी एक्सिस पे घूम रही है, एक बार में अर्थ का फास्ट सन, एक पार्ट सन को फेस करेगा जिसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी मिल रही होगी ड्यू टू इंसुलेशन, और एक पार्ट ऐसा होगा अर्थ का जो सन से अवे होगा, दूर होगा, वो कॉन्स्टेंटली हीट एनर्जी को लॉस कर रहा होगा क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है टुवर्ड्स द आउटर एटमॉस्फेयर। और इन दोनों की वजह से, इन दोनों फेनोमेना की वजह से ही डे और नाइट का टेम्परेचर बेटा टॉलरेबल लिमिट्स में मेंटेन रहता है। एक और सबसे यूनिक फीचर जो हमारी अर्थ को यूनिक बनाता है वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारे अर्थ के ऊपर है पानी, जो कि एक यूनिक फीचर है। हमारी अर्थ के ऊपर 29% लैंड एरिया है, 71% वाटर है। वाटर ओशंस में मिलता है, सीज में मिलता है, गल्फ में, बे, लेक्स, रिवर्स में मिलता है। वाटर इज कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम अर्थ सरफेस इनटू द एटमॉस्फेयर। वाटर साइकिल आपने पढ़ी होगी, जो भी वाटर बॉडीज होती हैं उनसे कंटिन्यू एवोपरेशन होता है, एवोपरेट होता है, तो पानी ऊपर की तरफ जाता है, क्लाउड्स बनाता है, ऐसे पढ़ा ही ना आपने वाटर साइकिल। तो वाटर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में।
और वापस अर्थ सरफेस पे आ जा रहा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसकी वजह से मेंटेन रहता है अर्थ के ऊपर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर। पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, फिर पानी आ रहा है, फिर पानी जा रहा है। इसको देखो, हम देखते हैं इस तरीके से। ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर का पानी, ओशन, ओशन से हो रहा है एवापोरेशन। ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर पानी है, ओशन का पानी है, रिवर का पानी है, इनसे कंटिन्यू हो रहा है एवापोरेशन। फिर होगा कंडेंसेशन, फिर बनेंगे क्लाउड्स, क्लाउड से होगा प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश होगी। ठीक है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से बहुत सारे पानी को एटमॉस्फेयर को वापस कर देते हैं। और इसी साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर 71% क्या एग्जिस्ट करता है? पानी। आज ब्लू है, पानी पानी, इसी के ऊपर शायद बना होगा। चलो, हो तो जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंस है वाटर की, वो हमारी लाइफ को, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है ना। The presence of adequate amount of water on earth provide ideal condition for origin, growth and development of various forms of life। आज अगर हमारी अर्थ के ऊपर वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ग्रो कर रही है, उनका ओरिजिन हो रहा है, तो उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट एयर का, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ये भी हमारे अर्थ को यूनिक प्लैनेट बनाता है। ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, पर जो मेजर गैसेस हैं हम उनको पढ़ेंगे पहले। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियॉन है, वाटर वेपर है। जो लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें एडिकेट अमाउंट में ऑक्सीजन है। देखो, जो एटमॉस्फेयर है वो तो 1600 लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पर ये जो एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर है बेटा, जैसे ये रही अर्थ के ऊपर 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, पर ये जो लोअर लेयर है, इस लोअर लेयर में हमें भर भर के मिलती है ऑक्सीजन। क्योंकि हम सबके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए पड़ती है उनकी ग्रोथ के लिए। The presence of atmosphere around the earth has made life possible on it। अगर एटमॉस्फेयर भी नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। जो अब हम पढ़ेंगे बेटा एटमॉस्फेयर को। तो हमारी अर्थ से लगभग 1600 किलोमीटर दूर तक एक ब्लैंकेट है एयर का, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये रही अर्थ, और अर्थ के ऊपर 1600 किलोमीटर तक मिलता है हमें एटमॉस्फेयर। इसकी जो लोअर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसमें हमें ऑक्सीजन बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिलती है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी मिल जाती है, जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बेटा सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उन्हें भी एटमॉस्फेयर की एक लेयर, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है बात, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो शील्ड की तरह काम करता है। वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज से, जो सन से आ रही होती हैं। ये जो रेज होती हैं ये अर्थ सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि अर्थ के ऊपर है एक ओजोन लेयर पर एटमॉस्फेयर में। जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन निकलता है उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है बात, एब्जॉर्ब है ना। अल्ट्रावायलेट रेज को कौन एब्जॉर्ब करता है? ओजोन लेयर। ऐसे ही अर्थ के सरफेस से जो रेडिएशन निकलती है उसे भी एटमॉस्फेयर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। इससे जो अर्थ है वो गर्म बनी रहती है रात के टाइम पे, ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कब से कहने लगे या वाटरी प्लैनेट कब से कहने लगे? बेटा एक बार हमारे क्या समझ लो, कुछ एस्ट्रोनॉट्स कहाँ गए मून के ऊपर। जब वो पहली बार मून के सरफेस पर लैंड करते हैं, वहाँ से जब वो अर्थ को देखते हैं तो अर्थ उन्हें ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों ब्लू कलर का दिखाई देता है? क्योंकि अर्थ के ऊपर 71% प्रेजेंस है किसकी? वाटर की। इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट कहते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ। एंशियंट टाइम में लोगों का बिलीव था कि भैया जो हमारी अर्थ का शेप है वो फ्लैट है या डिस्क की तरह है, स्टीप एजेस होंगे, अगर मैं घूमते घूमते यहाँ पहुँच गई तो मैं नीचे गिर जाऊँगी। ऐसे लोग सोचते थे, इसलिए वो घूमना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे।
तो प्राचीन काल में एंशिएंट टाइम में लोगों का विश्वास था कि जो अर्थ का शेप है वो या तो फ्लैट है या डिस्क की तरह है, स्टीप एजेस हैं। लोग डरते थे कि वो एजेस से नीचे गिर जाएंगे। आज हमें पता है कि हमारा अर्थ स्फेरिकल है, पर वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है। इक्वेटर में बल्जेस है और फ्लैटेंड है पोल्स पर। हम अर्थ इस तरीके की बनानी चाहिए हमें, यहाँ से फ्लैट, यहाँ पर है बल्जेस, लाइक द शेप ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज देखा है ना, बॉल और ऑरेंज में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? बॉल एक कंप्लीट स्फीयर है और ऑरेंज कुछ इस तरीके का होता है ना। फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने 6th सेंचुरी BC में, बिफोर क्राइस्ट, कहा कि जो अर्थ है वो स्पेरिकल है शेप में। पर जो लोग थे उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे। बाद में एरिस्टोटल, वार्मीर, आर्यभट्ट, कोपरनिकस, इन्होंने भी कहा कि अर्थ का शेप कैसा है? स्पेरिकल है। सबसे पहले ये बात किसने कही थी? फेमस ग्रीक फिलोसफर ने कही थी जिनका नाम था पाइथागोरस। कब कही थी? 6th सेंचुरी BC में। उसके बाद लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर बाद में जितने भी हमारे महान लोग आए, जैसे कि एरिस्टोटल, वार्मीर, आर्यभट्ट, कोपरनिकस, इनने भी कहा कि भैया स्पेरिकल ही है, विश्वास करो या ना करो। आज हमारे पास बहुत सारे कन्विंसिंग प्रूफ हैं जो सपोर्ट करते हैं कि भाई अर्थ जो है वो स्पेरिकल ही है। द सन एंड द अदर प्लैनेट, हमारे जो सोलर सिस्टम है और जितनी भी हेवनली बॉडीज़ है वो सारी की सारी स्पेरिकल शेप में। तो अर्थ एक्सेप्शन तो नहीं हो सकती ना, तो अर्थ भी कैसी है? स्पेरिकल। आज जब हम लोग टेलीस्कोप से दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है सारे ही स्फीयर हैं। भैया अर्थ कहाँ से आई? अर्थ भी प्लैनेट ही है तो अर्थ भी स्फीयर ही होगा। दूसरा, सनराइज और सनसेट। हम जानते हैं कि जो सनराइज़ है वो ईस्ट में पहले होता है और सन जो सेट है वो वेस्ट में होता है। सनराइज इज़ इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट। वो कंट्रीज़ जो हमारे अर्थ के एक्सट्रीम ईस्ट में, उन्हें सनराइज पहले मिलता है। जापान इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ, वो कंट्री है बेटा जिसको सनराइज पहले मिलता है क्योंकि वो अर्थ के मोस्ट ईस्टर्न पास, मतलब एक्सट्रीम ईस्ट में लोकेटेड है। तो हमें पता है बेटा कि जो सनराइज है वो ईस्ट में होता है और सेट वेस्ट में होता है। द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज़ नॉट सेम एट डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह पे क्या सनराइज और सनसेट का टाइम सेम होता है? बिल्कुल नहीं। हर पे अलग अलग जगहों पर सनराइज होता है, अलग अलग जगहों पर सनसेट हो रहा होता है। कोई फिक्स टाइम किसी का नहीं होता है। अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, अर्थ अपनी एक्सिस घूमती जाती है वेस्ट टू ईस्ट। तो जो लोग ईस्टर्न एरियाज़ में रहते हैं वो सनराइज़ को पहले देखते हैं as compared to the people who is living in the west. Had the earth been flat in shape, then all places on the flat earth would have sunrise and sunset exactly at the same time. बेटा अगर हम उन लोगों की बात पे विश्वास कर लें कि अर्थ फ्लैट है तो बेटा हर जगह सनराइज और सनसेट एक ही टाइम पे होता ना, अगर फ्लैट होती तो। पर क्योंकि स्पेरिकल है तो सनराइज और सनसेट का टाइम अर्थ के डिफरेंट पार्ट पे बिल्कुल अलग होता है। अब बेटा ये रही है हमारी स्पेरिकल अर्थ। तो जो राइजिंग सन होगा विल बी सीन फर्स्ट इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट। अगर फ्लैट सरफेस होता तो सनराइज एक साथ ही सबको दिखता। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.